नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मस्त रहिए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 25 में होगी कि 26 में होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आप मस्त रहिए। ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है, डेमो क्लास भी आपको मिला था। शुरुआत करेंगे आज। देखिए, होमगार्ड के लिए स्टार्ट है। 4 ऑप्शन हमने इसमें दिया है। हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी ने 5 ऑप्शन वाला ट्रेंड शुरू किया है बिहार को देख के। बिहार की नकल करते हैं, लेकिन बिहार जैसी वैकेंसी जो है कि धुआंधार हर एक डिपार्टमेंट में नहीं दे पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उतनी पारदर्शिता भी नहीं दे पाते। और जो फिलहाल हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1-2 बड़े एग्जाम हुए, उनमें पारदर्शिता आप देख ही चुके हैं। दीजिए, आप किसी की भी नकल करिए, कोई बात नहीं। पारदर्शिता रखिए, फेयर इलेक्शन और फेयर सिलेक्शन के नीति पर चलिए। ये सब बाद में बातें होंगी। यूपी होमगार्ड का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2025। ऑप्शन बी में दिया है कि 15 अक्टूबर 2025। ऑप्शन सी में दिया है 1 सितंबर 2025 और ऑप्शन डी में है 1 अगस्त 2025। हम आपको 10 सेकंड देते हैं। इस 10 सेकंड में आप अपना आंसर बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी तुक्का भी लगा सकते हैं। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। कानपुर रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन और जौनपुर रेलवे स्टेशन। तो 2025 में, ये पिछली 4-5 महीने पुरानी करंट अफेयर है। तो गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन है, इसे जो है कि पहला, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में कि गोरखपुर में। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन जो है कि भविष्य की एनर्जी है बच्चों। इस समय आप जो है कि जीवाश्म ईंधन पे डिपेंड है। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। ये सब पोल्यूशन के बहुत बड़े बड़े कारक माने जाते हैं। इसलिए से धीरे धीरे जो है कि जो डेवलप इकोनॉमी होती हैं, जो डेवलप कंट्रियां होती हैं, वो धीरे धीरे जो है कि जीवाश्म ईंधनों को छोड़ के जो है कि नवीकरणीय ईंधन या इस तरह से ऐसे सोर्स, ऊर्जा के सोर्स पे पहुंचती हैं जहां पे प्रदूषण कम से कम हो। क्योंकि प्रदूषण बचाना है, तभी देश बचेगा, तभी अब डेवलप होंगे। दिल्ली की हाल आप देख ही रहे हैं हम। तो प्रदूषण बहुत बड़ा इशू है, इसलिए इस तरह के प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और एनर्जी का प्रश्न तो और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा से ही देश चलता है, दुनिया चलती है, विकसित होते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, चौथा। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। पक्षियों का महोत्सव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण में उनका इम्पोर्टेंट महत्व होता है। इंसानों से ज़्यादा जो है कि पशु पक्षी और जो है कि पेड़ पौधों का महत्व है। आप समझ ही रहे हैं। प्रयागराज में हुआ था, लखनऊ में कि कानपुर में कि आगरा में। हम जो बीच बीच में बातें कर रहे हैं, तब तक आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसके लिए भी आपको 10 सेकंड देते हैं। अब बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रयागराज ही में होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न पर हम आते हैं कि भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट, अच्छा नौसेना में है, नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन थी? शिवांगी मिश्रा थी, आस्था पुनिया, प्रीति सिंह की दिव्या सिंह। आस्था पुनिया जी हैं। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना कि नौसेना में अब महिलाएं हमारी जा रही हों। देखिए, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके फ़ोन बुक में जितने लोग हैं, उनको तो कम से कम शेयर कर दीजिए। एक प्रश्न, एक प्रैक्टिस सेट को बनाने में कम से कम 7 से 8 घंटे की मेहनत लगती है। यदि आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिल टूट जाता है। ठीक है। तो दिल मत तोड़िए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये जो मशहूर गीत से प्रसिद्ध किस अभिनेता का हाल में ही निधन हो गया। ऑप्शन ए है ऋषि कपूर,
मनोज कुमार, धर्मेंद्र और राज कपूर। तो मनोज कुमार जो थे उन्होंने, उनके ऊपर यह गाना फिल्माया गया था और ये बहुत मशहूर गाना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, क्या हो गया है? तो भारत दुर्ग, आज़ाद दुर्ग, विजय दुर्ग की कोलकाता दुर्ग। इसमें भी आप 2-4 सेकंड ले लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही है। 8वें प्रश्न पे आते हैं। दंदनाते हुए चल रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में का मतलब है कि पिछले 4-5 महीनों में, ये पिछले 5-6 महीनों का करंट अफेयर है। रघुराम राजन है कि रंगराजन है कि उर्जित पटेल है, अरिजित पटेल नहीं यहाँ पे है, डी सुब्बा राव, ये चारों जो है कि गवर्नर रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है यहाँ पर। 9वां प्रश्न आपके लिए है। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आरपीएफ की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया नायर, सबीर खान, सोनाली मिश्रा कि मनोज यादव? मनोज यादव थे, इनको, इनके हटने के बाद इनके स्थान पे सोनाली मिश्रा को जो है कि नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये महिला है, आरपीएफ की महानिदेशक बन रही हैं। आरपीएफ की डायरेक्टर हैं एक तरह से, महानिदेशक बहुत सबसे ऊंचा पोस्ट माना जाता है। चलिए, महिलाएं देश की आगे बढ़ रही हैं, इसलिए महिलाओं से ज़्यादा जो है कि नौटंकी नहीं, बहुत पीटे जाएंगे। कोई बात नहीं। 10वें प्रश्न पे आते हैं कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है कि कौन बने हैं? अजय कुमार जी बने हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा यूपीएससी की हमने चर्चा इसलिए कर दी, ये प्रश्न इसलिए कर दिया गया क्योंकि यूपीएससी आप जानते हैं सबसे बड़ी बॉडी है जो रिक्रूट करती है सबसे बड़े ऑफिसरों को। हाँ, हम लोग जो परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी पीआरबी जो है रिक्रूट करती है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, आप जानते हैं। तो इसलिए यूपीएससी जो बड़ी बॉडी है, बड़े रिक्रूटमेंट करती हैं। और जो आपके जानते हैं कि ज़िले के जो एसपी साहब होते हैं, यदि बड़ा ज़िला हो तो एसएसपी साहब होते हैं। तो ये सभी लोग जो है कि यूपीएससी से रिक्रूट होके आते हैं। तो जो बड़े बॉस हैं उनका रिक्रूटमेंट और उनकी जो है बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। प्रेसिडेंट द्वारा जो है जानते हैं आप, उनका नियुक्ति की जाती है। भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आप जानते हैं, बहुत चर्चा में रह रहे हैं इस समय, विपक्ष द्वारा तमाम आरोपों से घिरे। पारदर्शिता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये तो आप बाद में भविष्य में पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? सेन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका जो है कि जिक्र कहाँ मिलता है? आर्टिकल 148 में मिलता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? विपिन कुमार साहब, कविता सहाय, सतीश कुमार के संजय मूर्ति? तो संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है। 13 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि युद्ध अभ्यास 2025 किन देशों की सेनाओं के बीच संपन्न हुआ? युद्ध अभ्यास एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी द्विपक्षीय अभ्यास है यह, यानी दो देशों के सेनाओं के बीच होता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और रसिया, भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका कि भारत जापान? आप बताइए, आपके लिए 10 सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं कि कौन है इसमें। चलिए हम रुके हैं, 10 सेकंड बाद आप बताइए। हो गया समय समाप्त। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था, वो भी अमेरिका के अलास्का में हुआ था। हालांकि अलास्का पहले बच्चों रसिया का था, लेकिन उसने अमेरिका को बेच दिया। आज वो अलास्का बहुत तरह के खनिज संसाधन और दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट के लिए जो है अमेरिका उसको यूज करता है। स्ट्रेटेजिक रूप से वो जो है कि अमेरिका के पाले में आने से रसिया को नुकसान भी हुआ है। 14 नंबर का प्रश्न है कि अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किन किन देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका कि भारत सिंगापुर? भारत सिंगापुर के बीच था। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने दिया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 करोड़ नौकरी देना, 3.5 करोड़ नौकरी देना, 2 करोड़ नौकरी देना कि 100 करोड़ नौकरी देना? अब 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा था। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू हुई। इसके तहत सरकार ने कहा कि भैया 3.5 करोड़ योजना नौकरी देने का उद्देश्य हमारा है। अब कब तक है उद्देश्य भगवान जाने, क्या भगवान क्या जाने, भगवान भी नहीं जानते हैं कब तक देंगे। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन हमने आपसे चर्चा कर दी। प्रश्न नंबर 16 पर आइए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा भागीदारी अभियान 15 जून 2025 को शुरू किया। देखिए डेट हमने दिया है
इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण करना, व्यापार से जोड़ना, सामाजिक सशक्तिकरण और जनजातियों को नौकरी दिलाना। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 17 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नव्या योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? नव्या योजना का उद्देश्य क्या है? किशोरियों के लिए धन मुहैया कराना, कि किशोरियों को साक्षर बना, किशोरियों को लैपटॉप देना, कि किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो नव्या योजना जो शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, शेयर करते रहिए जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप चैनल को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को शेयर करेंगे, चाहे वो पढ़ने वाले हों या नहीं हों, आप शेयर करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ेगी तो हमारा जो है कि मनोबल बढ़ेगा। इसी मनोबल के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और लगातार जो है हम इस तरह से मेहनत करके आपको वो सारी चीज़ें देते रहेंगे सिलेबस के अनुसार जो आपको ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। फ्री निःशुल्क सेवा है। विकसित भारत की महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने वाली किस समिति? अच्छा, विकसित भारत जो बार बार कहा जा रहा है कि 2047 में विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, तो उस विकसित भारत की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उस दृष्टि को साकार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति में क्या उसका नाम है? तो विजय कुमार समिति, राजीव गौबा समिति, रंगराजन समिति, स्वामीनाथन समिति। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है लल्ला। राजीव गौबा समिति जो है कि बनाई गई है, जो विकसित भारत की महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने का काम करेगी। उस पर ये लोग अपना चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते रहते हैं। चर्चाएं बस देश में होती है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच चला, इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह, ओम बिरला कि नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, कह रहा है कि WHO ने किसे कैंसर कारक घोषित किया, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह की जो है कि घोषणा WHO ने की है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कि हेपेटाइटिस डी? तो हेपेटाइटिस डी सही है। हेपेटाइटिस डी एक ऐसी भी सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो कैंसर का कारक बनती है, यानी कि एक तरह से कैंसर होने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई, इसका नाम क्या है बच्चों? ये पूछ सकता है। मलेरिया वैक्सीन है कि मेल वैक्स है कि एडफॉल्स वैक्स है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, आपके लिए 5 सेकंड का मौका है, आप बताइए, लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर के प्रश्न पे हम आते हैं। दिया है कि भारत द्वारा तैयार किया गया टाइफाइड से लड़ने वाला पहला टीका, और टीका है, पहला टीका नहीं है। टाइफाइड से लड़ने वाला टीका कौन है? तो टाइफाइड वैक्स है कि साल्मोनेला है कि टाइफी है कि टाइफाइड वैक्स 2 है? कौन सा होगा? 2-4 सेकंड ले लीजिए और आप अपना टिक कर लीजिए। साल्मोनेला है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिन चेरनेकोव दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? ये एशिया की सबसे बड़ी इमेजिन ये दूरबीन है एक तरह से। जम्मू में, हिमाचल है, लद्दाख है कि सिक्किम है? आप बताइए, आसान प्रश्न है। लद्दाख में सेट की गई है। हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया बच्चों? सियामी जिला, ईटानगर, सिंगा जिला कि इनमें से कोई नहीं? हालांकि ये जिला है कि नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट है। बताइए, तो सियामी जिला, ऑप्शन नंबर ए सही है। सियामी जिला अरुणाचल का ऐसा जिला है जहाँ पर इसरो ने अपनी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। 25 नंबर का प्रश्न है कि 20 अगस्त 2025 को 5 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 5 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसके पास। तो आप बताइए, अग्नि-बाण है, अग्नि-2 है, प्रलय-1 है कि अग्नि-5 है? तो अग्नि-5 है। नेक्स्ट पे आते हैं 26 नंबर के प्रश्न में कि द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखा है? द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ की पुस्तक किसने लिखी है? पूजा पुजारा जो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, अनुष्का शर्मा, हेलन की ऋतिका शर्मा? अब जानते हैं कि पूजा पुजारा जो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। दिया सलाई नामक आत्मकथा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं कि मलाला यूसुफजई हैं कि शोभाटे हैं कि आकाश चोपड़ा है? ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महात्मा मैनिफेस्टो
द महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो शशि थरूर हैं, नजमा हैं, अरुण शौरी हैं कि राजेश तलवार हैं? बताइए, द महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? बोलिए, राजेश तलवार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसे मिला? तो मिस यूनिवर्स इंडिया की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स की बात नहीं हो रही, मिस यूनिवर्स इंडिया की बात हो रही है। मनिका बत्रा, मणिका विश्वकर्मा, मानसी छिल्लर कि गीता शर्मा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिका विश्वकर्मा जी हैं, जिन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब दिया गया। 30वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। दिया कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में 23 लेखकों को पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। तो हिंदी भाषा की किस कविता के लिए पार्वती जी को यह पुरस्कार मिला? तो बनारस हम हैं कि फिर उगना, कि अंग कविता, कि आरा साजोते? तो फिर उगना कविता के लिए जो है कि पार्वती जी को जो है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं पुरस्कारों में कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी साहित्य में किसे मिला? राजेश शुक्ला जी को, अभिषेक मिश्रा को, कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं और सूर्यबाला हैं? तो आप जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी साहित्य के लिए दिया गया। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? साहित्य अकादमी जानते हैं आप सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। सूर्यबाला को, स्वामी नारायण को, गगन गिल को, कि साधु दास को? तो गगन गिल जो है, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन किन खिलाड़ियों को मिला? ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसमें हम आपको जो है कि समय देते हैं, आप बताइए, बोलिए। बहुत समय है, आप सोच लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार हैं, मनु भाकर हैं, डी गुकेश हैं, या सभी? ई मतलब सभी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन सभी लोगों को दिया गया है, अब भूलिएगा मत। एशिया का नोबल माने जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस प्रतिष्ठित संस्थान को दिया गया है भैया? फाउंडेशन टू गर्ल्स, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, महिला बचाओ मंच, द फाउंडेशन टू एजुकेशन ट्यूशन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। 35 नंबर के प्रश्न में है कि किस अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट पारी में किसी भारतीय द्वारा सामना की गई सर्वाधिक 525 गेंदें किसके नाम है? यानी कि 525 गेंदों का सामना, सबसे ज़्यादा गेंदों का सामना एक टेस्ट मैच में किसने किया है? तो आप बताइए, विराट कोहली ने, राहुल द्रविड़ ने, करुण नायर ने, कि पुजारा ने? तो पुजारा भाई साहब हैं। बताइए, एक टेस्ट मैच में 525 गेंदों का सामना करने वाले इंसान ये बने। अब इनसे ज़्यादा कोई कौन सामना कर सकता है? महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो आप जानते हैं, यह आसान प्रश्न है, भारत रहा। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि भारत ने किस देश को हराया था। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय महिलाओं ने किस देश की महिलाओं को हराकर खिताब जीता? अमेरिका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया की चाइना? चीनी ताइपे इनको हराकर जो है कि हमने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं 2025 में कमाल की हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए इन पर कुछ प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 को भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो किस देश को हराया? बताइए ऑप्शन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल की चाइना? नेपाल को हराया था हमने। नई टीम बनी थी, एक साल पहले टीम बनी और उसने जो है कि कमाल करके दिखाया। भारत के सक्षम टीम में महिला पैरा एथलीट जिनको शामिल किया गया है, सुनीता देवी हैं, शीतल देवी हैं, मानसी देवी है, कि रीता देवी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी बहुत तारीफ की थी। ठीक है, ये भारत की जो है कि पैरा एथलीट हैं जिनको सक्षम टीम एक बनाई गई है, जो विकलांगों की एक टीम है बेचारों। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, विकलांग आप नहीं कह सकते, सॉरी, हालांकि अब उनको दिव्यांग कहा जा रहा है। 40 नंबर, हाल ही में किस भारतीय को टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया है? राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, अनुराग ठाकुर की सोनम वांगचुक इस समय जेल में है शायद। इन्हें जो है कि टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर साइंस के पितामह की हाल में ही निधन हो गया, उनका नाम क्या था? CV रमन था, राजनारायण था, राजा रमन था, कि एम सुब्रमण्यम था?
राजा रमन था। ये भारत में कंप्यूटर साइंस के पितामह माने जाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी में 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्का मारकर एक रिकॉर्ड बनाया है? शिवम चौधरी हैं कि दीपू शर्मा हैं कि आकाश चौधरी हैं कि दिनेश गांगुली हैं? आकाश चौधरी जी हैं, जो मणिपुर के बल्लेबाज हैं शायद। देखिएगा, इसको सर्च करिएगा, मणिपुर के ही हैं शायद। 8 गेंदों पर लगातार इन्होंने 8 छक्के मार के रिकॉर्ड बनाया है। 43 नंबर के प्रश्न पे हम आते हैं कि आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया गया? चलिए ये बताइए, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, ऋतुराज गायकवाड़ की साई सुदर्शन? साई सुदर्शन को मिला। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दिया है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन पहुंची, उनकी मुद्रा क्या है? देखिए आपके सिलेबस में है राज्य अरे राष्ट्र राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं आपकी सिलेबस में है, तो आपको बताना है। आपको 5 सेकंड का समय है, आप सोच के बताइए। जब्रोनियन है कि गैब्रियल है कि बोत्सवानी है कि बोत्सवाना पुला है? तो बोत्सवाना पुला उनकी मुद्रा है। 45 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को सम्मान दिया गया है? कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर की वाराणसी? मिर्जापुर। प्रोजेक्ट चीता नई नीति के तहत प्रोजेक्ट चीता को की नई नीति बनाई गई है। किस देश से भारत को 8 चीते मिल रहे हैं? नाइजीरिया से, केनिया से, जिम्बाब्वे से कि बोत्सवाना से? तो बोत्सवाना से। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का क्वेश्चन कि खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो बिहार ने किया था बच्चा। और 48 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हरियाणा? बताइए ऑप्शन, सोचिए। ऑप्शन नंबर 20 सही है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितने लोग देख रहे हैं लाइक करें पक्का, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहें। 49 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को, 8 सितंबर को, 5 सितंबर को कि 1 नवंबर को? तो 8 सितंबर को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, एक महत्वपूर्ण दिवस है। 50 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है भैया? 10 जुलाई को कि 15 जुलाई को कि 1 अगस्त को कि 11 जुलाई को? 15 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी? गांधार शैली में, मौर्यन शैली में, मथुरा शैली में कि अरबी शैली में? तो मथुरा शैली में बनी थी। जिस समय हमारे यहाँ मथुरा शैली, उसके बाद मथुरा शैली और गांधार शैली, ये प्राचीन 2 शैलियाँ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। ठीक है, तो मथुरा शैली में बनी थी। 52 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, दिया है कि सॉरी, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का किला किस शासक ने बनवाया था? तो ये बात सही है, अकबर ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में शैल चित्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, केवल मिर्जापुर, इलाहाबाद की झांसी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे शैल चित्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि पहाड़ और पत्थरों वाला एरिया है। ठीक है, तो शैल चित्र जो है कि पुराने समय से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? तो गाजीपुर, भदोही, आजमगढ़ की वाराणसी? तो वाराणसी सही है। एक विशेष तरह की पेंटिंग भी की जाती है यहाँ पर। 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही बड़े कलाकार थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया था। ठीक है, तबला का, सितार का, गायन का। इन्हें तोता ये हिंद कहा जाता था। एटा में कि कासगंज में कि इटावा में कि आगरा में? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। हाँ, ये प्रश्न है कि कजरी को सावन महीने में गाया जाता है। यह किन किन भाषाओं में गाई जाती है? भोजपुरी में कजरी गाई जाती है, मगही में गाई जाती है कि मैथिली में गाई जाती है कि तीनों में? तो तीनों में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है कथक, जिसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है, शाहजहाँ को जाता है कि वाजिद अली शाह को जाता है कि हजरत अली शाह को? तो वाजिद अली शाह के दरबार में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हाँ, इस प्रश्न को आप बताइए,
पंडित रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है कि बांसुरी से है कि सितार से है कि शहनाई से? बताइए बताइए, सोचिए। सितार से। उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी में है, लखनऊ में है, कानपुर में है कि आगरा में? ये ऑप्शन आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है कौन सा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में, श्रावण में, फाल्गुन में कि चैत में? इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके सिलेबस में है, भाद्रपद में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम बारात मेला किस जिले में लगता है? कानपुर, मथुरा, आगरा? ऑप्शन डी अयोध्या। राम बारात आगरा में, आप सोच नहीं सकते। 62 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किन 3 जिलों को मिला के हेरिटेज आर्क बनाया जा रहा है? कानपुर, लखनऊ, आगरा? आगरा, लखनऊ, वाराणसी? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद? और लखनऊ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर? आगरा, लखनऊ और वाराणसी। हेरिटेज आर्क बनाया जा रहा है। हेरिटेज मतलब विरासत, जहाँ पे आप जो है कि विरासत वाली चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, घूम सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख धरोहर जिन्हें यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो यानी ए और बी दोनों पर जाएंगे। 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक स्थल हुलास खेरा किस जिले में है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखनऊ कि सहारनपुर? बताइए। ये लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ये तो आसान प्रश्न था, इसलिए हम इनको डायरेक्ट बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। मेरठ में, फैजाबाद में, कानपुर में कि बांदा में? सोचिए सोचिए, समय दे रहे हैं। फैजाबाद में। 67 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो महाराष्ट्र को मिला। 68 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार है? चांदी किसकी है? राजस्थान की चांदी है। राजा रजवाड़े चांदी से रिलेशन है। उत्तर प्रदेश में कौन से 2 जिले हैं जो अपनी मिट्टी के टेराकोटा खिलौने के लिए प्रसिद्ध हैं? 2 जिले जहाँ मिट्टी का टेराकोटा खिलौना बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर और लखनऊ में ये दोनों जगहों पे देखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक्स करना है, शेयर देना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, शेयर करना है, देना नहीं करना है। भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा? 2030 में। देखिए ये बहुत चर्चा में है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, हमने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले जो वीडियो है उसमें थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न ये है कि किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, इसलिए दोनों प्रश्नों को हमको लेना पड़ा पिछली वीडियो के लिए। सॉरी, एक क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ था, हमने गांधी बताया था, नहीं, हिटलर ने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? आपके लिए 5 सेकंड का समय है। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस की भीमराव अम्बेडकर? इलाहाबाद 1887 में, बनारस जानते हैं 1916 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी नेता थे, जो उदार चरित्र के थे, उदार थे, आंदोलन में विश्वास करते थे, अंग्रेजों से अनुनय विनय की नीति का पालन करने वाले थे, तो दादा भाई नौरोजी। और बाकी तीनों गरम दल के नेता आप जानते हैं। भारत में किस नेता ने महात्मा गांधी को सदाग्रह शब्द सुझाया था, जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से आगे बढ़ाया? यानी उन्होंने सदाग्रह की बात की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उसका नाम चेंज करके सत्याग्रह करके आगे बढ़ाया। तो इसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोखले जी थे कि टैगोर जी थे कि मगन लाल गांधी थे? तो यही मगन लाल गांधी जी थे। इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप समझ लीजिए, कभी भी बन सकता है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला भैया? 20 से 22 तक, 40 से 42 तक, 1930 से 32 तक कि 1919 से 1922 तक? सोच लीजिए, खिलाफत आंदोलन की बात हो रही है। खिलाफत आंदोलन में आप जानते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमानों के 2 बड़े नेता थे, जो तुर्की में जो खलीफा पद को समाप्त करने को लेकर विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी को यह अवसर मिला, उन्होंने सोचा मुसलमानों को जोड़ के
हम अपना असहयोग आंदोलन भी सफल बना लेंगे। तो 1919 से 1922 तक चला था। स्वराज पार्टी का गठन भैया 1 जनवरी 1930 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू सचिव थे, अध्यक्ष थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। जानते हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद जो है कि गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया था तो इन नेताओं ने ये सोचा कि हम विधानमंडल में पहुंचकर अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस से हटकर। भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब लाई गई बच्चों? 1946 में लाई गई। ये आपको याद होना चाहिए जुबानी, ठीक है। भारत दिया है कि भारत विभाजन योजना का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले कौन से नेता थे? अच्छा, भारत का जब विभाजन योजना लाए थे माउंटबेटन, तो कौन कौन लोग स्वीकार किए थे? सरदार पटेल ने भी स्वीकार कर लिया, नेहरू ने भी, जिन्ना ने भी। किसने नहीं स्वीकार किया था? गांधी ने नहीं स्वीकार किया था। तीनों लोगों ने स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गांधी ने कहा कि भारत का विभाजन हमारी लाश पर होना चाहिए, हम भारत के विभाजन के पक्षधर हैं ही नहीं, समझ रहे हैं। इन तीनों ने स्वीकार किया। गांधी के बारे में पढ़ें लोग, तब गांधी को गाली दें। सिकंदर महान के गुरु कौन थे भैया? सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, कि इनमें से कोई नहीं? अरस्तु, बहुत बड़े दार्शनिक। भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है भैया? पौधों से आता है, जंतुओं से आता है, कि दोनों से आता है? दोनों से आता है, ठीक है। दूध घी आप जंतुओं से लेते हैं, पौधों से दाल चावल रोटी सब्जी। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? मंड है, शर्करा है, कि दोनों है? दोनों है, ठीक है। साइंस का प्रश्न है, सारी चीज़ें समाहित हैं। कैल्शियम, आयोडीन और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा और मानसिक विकलांगता होती है, और लोहे की कमी से आप में खून की कमी हो जाएगी। तो सभी सही है। इनमें से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? यानी ऐसा धागा जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन की एक्रिलिक, सभी जो है कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता धागा है। इससे कपड़े बनते हैं जो आप पहनते हैं। सॉरी। 85 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा जल में विलेय है? विलेय मतलब घुल जाता है। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस, की सभी? प्योर एनसीईआरटी का प्रश्न है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जाए, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त हो गया, अब इसके बाद उसमें कोई चीज़ घोला नहीं जा सकता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को के लिए क्या क्या आवश्यक है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, यानी सभी आवश्यक। केचुआ किससे श्वसन करता है? नासिका द्वार से, कि त्वचा से? त्वचा से करता है, ठीक है, याद रखना है। 89 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जानवर अपने नासा द्वारा श्वसन कार्य करता है? तो डॉल्फिन और व्हेल दोनों मछलियां जो है कि पानी के बाहर आकर अपनी नाकों से सांस लेती हैं, इसलिए आपको देख पाते हैं इसको। इनके पास गिल से ये सांस नहीं लेती, यानी गलफड़ों से सांस नहीं लेती है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पत्ते देखिए, नागफनी का जो पत्ता है ना, वो उनके कांटे होते हैं, कांटों को ही पत्ते जो है कांटे का रूप ले चुके हैं तनों से, तो तनों से सांस लेता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। सॉरी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है भैया? बताइए। हाँ, राजीव कृष्णा जी हैं इस समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी। राज्य में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहलाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को बांटा गया है 10 जोन 18 रेंज 75 जिला की, 8 जोन 18 पुलिस रेंज और 75 जिला की, 8 जोन और 75 जिला। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जिला कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जिला कोर्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट भी आता है, क्रिमिनल कोर्ट भी आता है, राजस्व कोर्ट आता है, तीनों कोर्ट आते हैं, यानी कि सभी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ये तो आसान प्रश्न है। इनपुट डिवाइस कौन है? ये तो आउटपुट है, ये आउटपुट है। मॉनिटर में कोई चीज़ आप देखते हैं तो बाहर आपको देता है देखने के लिए, हाँ ठीक है। ये प्रिंटर भी निकालता है कोई चीज़ बाहर, लाउड स्पीकर भी आवाज़ निकालता है। स्कैनर जो है आपका क्या इनपुट डिवाइस है। देखिए कितने शानदार प्रश्न बने हैं। पूरा सिलेबस कवर करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक्स करना ना भूलिए प्लीज़, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं लिया है, ठीक है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है, लेकिन इसमें बस राज्य पूछा है तो 8 पे आप जाएंगे। IUCN का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 98 नंबर का प्रश्न आपसे रहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब की हुई थी?
तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, आईएलओ की स्थापना, जो श्रम से रिलेटेड पूरी दुनिया भर के लिए कानून और सहायता प्रदान करने वाली संस्थान है। और 99 वाला प्रश्न है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा था? तो भारत है कि चीन है कि जापान है कि लंका, श्रीलंका, चाइना ने। और लास्ट और आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी है कि यमुना है कि नर्मदा की ताप्ती? तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये आपकी सही है। इस तरह से द एंड होता है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अगली वीडियो मैं आपको जो है कि तुरंत दूंगा। जिस तरह से फीडबैक आप देंगे उस तरह से हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।